नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 मार्च 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। तो पहला टॉपिक है मीडिया वन चैनल पर प्रतिबंध। यानी केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केरल के एक टेलीविजन चैनल मीडिया वन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसके लाइसेंस को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सील बंद कवर न्याय शास्त्र क्या है, इसकी क्यों आलोचना हो रही है, न्यायालयों का क्या पक्ष है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात करेंगे। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोस्तों, जैसा कि आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 यानी इसका विषय जो रखा गया है, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। हालांकि भारत की महिला अनौपचारिक कार्यबल के लिए लैंगिक समानता अभी भी दूर की कौड़ी है। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे कि कहाँ समस्याएं हैं। हम भारत के संदर्भ में भारत के महिला कार्यबल की, यानी भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या निदान है, इन सब की बात करेंगे। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा है, क्या अधिक मानवीय समाज संभव है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, विभिन्न समाज शास्त्रियों के विचारों को जानेंगे। और चौथा टॉपिक होगा, आपूर्ति ठप होने की संभावना से या आशंका से तेल और कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं। और पांचवा है मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें उत्तर की संरचना, 2 उत्तरों की संरचना हम लोग बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रश्न के उत्तर में लिखने में आसानी हो सके। तो पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है, इसको पॉलिटी से जोड़ सकते हैं। तो मीडिया वन चैनल पर प्रतिबंध। और जैसा कि मीडिया वन मामले से पता चला है कि एक न्यायपालिका जो किसी भी कार्यकारी कार्रवाई के लिए मूक दर्शक है, तो यह लोकतांत्रिक क्षय को उजागर कर रही है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पर तथ्य की जानकारी ले लेते हैं कि क्या खबर है। तो केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केरल के एक टेलीविजन चैनल मीडिया वन द्वारा दायर अपील को निरस्त कर दिया है, जिसके कि लाइसेंस को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था। तो मंत्रालय का यही कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारणों से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सका। तो यही कारण है। तो इस संदर्भ में निर्णय मुक्त भाषण अधिकारों, तो इस तरह से उच्च न्यायालय की एकल और खंडपीठ दोनों ने सरकार के रुख का समर्थन किया। अब देखते हैं कि यह जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और इसकी सुनवाई 10-11 मार्च को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा। तो यह कहा जा सकता है कि सीधे सीधे यह सीलबंद कवर यानी सील्ड कवर का न्याय शास्त्र का एक यह भयावह प्रवृत्ति है। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराती है और कार्यपालिका को अपने कार्यों का दृढ़ता से जवाब देना चाहिए, खासकर जब मौलिक अधिकारों जैसे कि मुक्त भाषण में कटौती की जाती है। भारत का संविधान कार्यपालिका को ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मनमाने आदेश पारित करने की छूट नहीं देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार यह माना है कि कार्यकारी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है, जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980, इसी तरह से एल चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के फैसलों ने इस मौलिक सिद्धांत को दोहराया है। तो यदि कार्यपालिका अधिकारों को सीमित करना चाहती है, तो इस मामले में सेंसर या भाषण को प्रतिबंधित कर रही है, तो उसे
यह दिखाना होगा कि उचित प्रतिबंधों का परीक्षण सही है और यह सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का आधार है। और दोस्तों, जैसा कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान के मूल अधिकार में सभी नागरिकों को प्राप्त है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत संरक्षित है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है, कुछ प्रतिबंध होते हैं, यानी एक कानून द्वारा इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो अनुच्छेद 19(2) के तहत हैं, जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता के हितों से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध का प्रोत्साहन। तो ऐसे में तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आया है ना, राज्य की सुरक्षा। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा मंजूरी यानी राज्य की सुरक्षा से संबंधित यह मुद्दा था, यही कारण है कि इस पर रोक लगाई गई इस चैनल पर। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय विभिन्न सामग्री को विनियमित कर सकता है, यानी वर्ष 2021 तक इसके पास इंटरनेट को छोड़कर सभी क्षेत्रों जैसे टीवी चैनल, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, सिनेमा घरों, टीवी पर प्रदर्शित फिल्मों तथा रेडियो से संबंधित सामग्री को विनियमित करने की शक्तियां थीं। और फरवरी 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 ने इंटरनेट सामग्री तथा विशेष रूप से डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों और ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफार्मों पर भी नियामक शक्तियां का विस्तार कर सकता है यह मंत्रालय। तो टीवी चैनलों और OTT से संबंधित यह निर्णय ले सकता है। प्रिंट मीडिया और वेबसाइट के संबंध में भी यह रोक लगा सकता है। तो इस तरह से कंटेंट की अनुमति नहीं है जो कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था जैसा कि अनुच्छेद 19(2) में दिया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं न्यायालय ने इस टीवी चैनल को कह सकते हैं कि जो उसने याचिका दाखिल की थी उसको खारिज कर दिया, और दोनों एकल और दोनों पीठों ने। और इसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो क्या यह सील्ड कवर का न्याय शास्त्र एक भयावह प्रवृत्ति है? तो यहां पर यही बात कर रहे हैं कि यह सील बंद कवर या सील बंद न्याय शास्त्र, सील्ड कवर न्याय शास्त्र क्या है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी निचली अदालतों द्वारा, अब जैसे मैंने बताया नहीं कि केरल हाई कोर्ट और उसकी दोनों पीठों ने सरकार के मतलब निर्णय पर ही उसने सहमति जताई। तो यह कहीं न कहीं सील बंद कवर न्याय शास्त्र का ही रूप है। तो यह कह सकते हैं जो सरकारी एजेंसियों से सील बंद लिफाफे में जानकारी मांगती हैं, कौन? यह निचली अदालतें और सर्वोच्च न्यायालय, जिसे केवल न्यायाधीशों तक ही पहुंचा जा सकता है। जबकि एक विशिष्ट कानून सील बंद कवर के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता और सर्वोच्च न्यायालय इसे सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आदेश 13 के नियम 7 और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 से उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो उक्त नियम के तहत यह कहा गया है कि यदि मुख्य न्यायाधीश या अदालत कुछ जानकारी को सील बंद कवर में रखने का निर्देश देते हैं या इसे गोपनीय प्रकृति का मानते हैं, तो किसी भी पक्ष को ऐसी जानकारी की सामग्री तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके मुख्य न्यायाधीश स्वयं आदेश दें कि विरोधी पक्ष को उस तक पहुंचने की अनुमति दी जाए। और इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है यदि इसके प्रकाशन को जनता के हित में नहीं माना जाता है। जहां तक साक्ष्य अधिनियम का सवाल है, तो राज्यों के मामलों से संबंधित आधिकारिक अप्रकाशित दस्तावेज सुरक्षित हैं और एक सार्वजनिक अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अन्य उदाहरण जहां गोपनीयता या विश्वास में जानकारी मांगी जा सकती है जब इसका प्रकाशन चल रही जांच में बाधा डालता है, जैसे कि विवरण जो पुलिस की केस डायरी का हिस्सा है या किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग करता है। तो इस तरह से यह अतीत में कब किया गया है? तो जैसे आप देख सकते हैं मीडिया वन के साथ ही जो अभी केरल के हाई कोर्ट द्वारा किया गया। तो हाल के दिनों में अदालतों द्वारा सील बंद कवर न्याय शास्त्र को
अक्सर उपयोग किया गया है और हमेशा इसके उपयोग को वैध बनाने वाले प्रक्रियात्मक नियमों के अनुरूप, जो कि नहीं है। जैसे पहला महत्वपूर्ण देख सकते हैं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल के दौरान कई प्रमुख मामलों में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेजों की जांच की गई। जैसे विवादास्पद राफेल लड़ाकू जेट सौदे से संबंधित मामले 2018 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से सौदे के निर्णय लेने और मूल्य निर्धारण से संबंधित विवरण सीलबंद कवर में प्रस्तुत करने को कहा था। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि केंद्र ने तर्क दिया था कि इस तरह के विवरण सौदे में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और गोपनीयता के प्रावधानों के यह अधीन थे। इसी तरह से दूसरा है असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी विवाद, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला को शीर्ष अदालत ने सीलबंद लिफाफे में अवधि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसे सरकार द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता था और न ही याचिकाकर्ताओं द्वारा। इसी तरह से सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और राष्ट्रीय एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने को कहा था। इसी तरह से 2014 के बीसीसीआई सुधार मामले में भी क्रिकेट निकाय की जांच समिति ने एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह उन 9 क्रिकेटरों के नाम सार्वजनिक ना करे जिन पर मैच और स्पॉट फिक्सिंग घोटाले का संदेह था। इसी तरह से भीमा कोरेगांव का मामला भी आपने सुना होगा। इसमें भी सीलबंद जो न्याय शास्त्र का जो कह सकते हैं प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा किया था। उदाहरण के लिए कार्यकर्ता गौतम नवलखा के मामले में पुलिस ने एक सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत किया था, जिसमें कार्यकर्ता के पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिली जानकारी भी शामिल थी और पुलिस ने कहा था कि आरोपी को इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे चल रही जांच में बाधा आ सकती है। और उस समय नवलखा के वकील ने निष्पक्ष निर्णय के अपने अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रस्तुतिकरण का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि आवेदक को सीलबंद लिफाफे की सामग्री के बारे में पता नहीं था या यह पुलिस की केस डायरी का हिस्सा था या नहीं। इसी तरह से 2G और कोयला घोटाला मामलों में राम जन्मभूमि मामले में जस्टिस लोया की मौत से संबंधित हाई प्रोफाइल मामलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की रिहाई से संबंधित 2019 के मामले में राज्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर भी भरोसा किया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह सीलबंद जो प्रथा है न्याय शास्त्र की, इसके बहुत यानी कह सकते हैं सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पतन होता है, लोकतंत्र का क्षरण होता है। तो इसकी आलोचना क्यों होती है और अदालतें इसके पक्ष में क्या कहती हैं? तो इस प्रथा के आलोचकों का तर्क यही है कि यह खुली अदालत के विचार के विपरीत है, यानी खुली अदालत में सारी जानकारी उपलब्ध होती है, लेकिन उसके यह विपरीत भारतीय न्याय प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के यह अनुकूल नहीं है, जहां निर्णय सार्वजनिक जांच के अधीन हो सकते हैं। और यह अदालत के फैसले में मनमानी के दायरे को बढ़ाने के लिए भी कहा जाता है। इसकी जो आलोचना हो रही है, सब पॉइंट इसको जरूर दीजिएगा। और आगे की जो चुनौती दी जाती है वह है कि क्या राज्य को गुप्त रूप से जानकारी प्रस्तुत करने का ऐसा विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए जब बंद कमरे में सुनवाई जैसे मौजूदा प्रावधान पहले से ही संवेदनशील जानकारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके अलावा यही तर्क दिया जाता है कि आरोपी पक्ष को ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान नहीं करने से उनके निष्पक्ष परीक्षण और न्याय निर्णय में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से गोपनीयता और सुरक्षा के मामलों में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को आप यहाँ दे सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि सीलबंद या गुप्त दस्तावेजों पर फैसलों को आधार बनाना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, विशेष रूप से जिसमें मौलिक अधिकार शामिल है। अतः इसे दोनों पक्षों के साथ साझा किया जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 6 और 7 दोनों पर। चूंकि आज विश्व महिला दिवस है
तो उसी पर आधारित इन दोनों आर्टिकल को लिया गया है। तो इसमें है कामकाजी महिलाएं भी अच्छे बच्चे की देखभाल के सपने के साथ, और भारत की 95% से अधिक कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक श्रमिक हैं, लेकिन उनके पास सस्ती सेवाओं और मातृत्व लाभों की कमी है। और दूसरा आर्टिकल क्या है, महिला कार्यबल की क्षमता का दोहन, यानी गिग प्लेटफॉर्म और केयर इकोनॉमी में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है, यह इस बार का थीम है, ध्यान रखेंगे। हालांकि भारत की जो महिला अनौपचारिक कार्यबल है के लिए लैंगिक समानता अभी भी दूर की कौड़ी है, यानी अभी भी सपना है। क्यों? क्योंकि 2018 के एक अध्ययन के अनुसार, और किसके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, भारत की 95% से अधिक कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक श्रमिक हैं, जो श्रम गहन, कम भुगतान, अत्यधिक अनिश्चित नौकरियां परिस्थितियों में काम करती हैं और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के। यानी उनको ना तो सामाजिक सुरक्षा है, और आपने देखा होगा कि इस बार के खासकर कोरोना नामक महामारी में ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारी महिलाओं की जो नौकरियां थी वो भी छिन गईं। 2016 में ILO के एक अन्य अध्ययन ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर सेवाओं तक पहुंच की कमी महिला श्रमिकों को श्रम बल छोड़ने, चूंकि जो जैसे कि माएँ जो काम करती हैं क्षेत्रों में जा कर के बच्चे को, वह ठीक ढंग से उनका पालन पोषण नहीं कर पाती। यही कारण है कि श्रम बल छोड़ने, अपनी कमाई बंद करने और भेदभावपूर्ण रोजगार प्रथाओं और महत्वपूर्ण आर्थिक और स्वास्थ्य जोखिमों के लिए खुद को उजागर करने के लिए मजबूर करती है। तो महिलाओं को अधिक उत्पादक भुगतान कार्य करने और अपने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाने के 3 तरीके हैं। वह कौन कौन से? एकीकृत बाल विकास सेवाओं के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाए। हालांकि यह सरकार लगातार कर रही है इससे, लेकिन अभी भी इसके विस्तार की आवश्यकता है। इसी तरह से राष्ट्रीय शिशु गृह योजनाओं को पुनर्जीवित किया जाए, तभी जो है वो अलग कार्यबल मतलब कार्य कर सकेंगी, और उनके लिए थोड़ा सा समय अलग से दिया जाए, और मातृत्व लाभों में सुधार करना। तो ये 3 बिंदु हैं। तो इसमें जैसे ICDS के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का प्राथमिक अधिदेश, यानी मातृ एवं शिशु पोषण सुरक्षा, और एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार महिलाओं को प्रसव के बाद काम पर फिर से प्रवेश करने की क्षमता को सुगम बनाना है। हालांकि इसकी 2 प्रमुख सीमाएं हैं। सबसे पहला, यह 3 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरा नहीं करता। दूसरा, यह दिन में केवल कुछ घंटों के लिए कार्य करता है, जिससे काम के घंटों के दौरान बच्चों को भोजन और लेने में असुविधा होती है, या गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चे वाले परिवार को प्रदान किए जाने वाले घर ले जाने के राशन का लाभ मिलता है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के जल्दी सेवन से दोहरे लाभ हो सकते हैं। माताओं को भुगतान के काम के लिए समय देना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ अभिसरण करना, जो कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्ता प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को स्वीकार करता है। तो इस तरह से इस ICDS को और विस्तारित करने की आवश्यकता है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों के समय का विस्तार करने से कामकाजी महिलाओं के लिए समय की कमी को भी दूर किया जा सकता है। हालांकि इन विस्तारों के देखभाल कार्यकर्ता के बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी आवश्यकता है, विशेष रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो पहले से ही अधिक बोझ और कम भुगतान कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कामकाजी महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान करती है, लेकिन सरकारी धन की कमी आई है। तो कार्यस्थल और कार्य के घंटों में विविधता लाने और कार्यान्वयन अंतराल को दूर करने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्रेच कार्यस्थल समूहों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों, बाजारों, घने कम आय वाले आवासीय क्षेत्रों और श्रमिक में संचालित किए जा सकते हैं। कार्यस्थल के करीब क्रेच समय पर स्तनपान कराने और आपात स्थिति में भाग लेने की अनुमति देते हैं। कुछ भारतीय शहरों में स्वरोजगार महिला संघ
सेवा संगनी द्वारा इस मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जहां एक ही साइट पर काम होता है, जैसे कि कपड़ा कारखाना या निर्माण स्थल। वर्क साइट क्रेच मदद करेगा, जैसे कि आजीविका ब्यूरो अहमदाबाद और मोबाइल क्रेच दिल्ली द्वारा संचालित निर्माण स्थल के क्रेच में यह देखा गया है। इस तरह से यह व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। तो योजना के प्रावधानों को पुनर्जीवित करना, सार्वजनिक और कार्यस्थल के क्रेच के नेटवर्क को जोड़ना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी के कम से कम 6 महीने के सार्वभौमिक और बिना शर्त मातृत्व अधिकारों को लागू किया जाना भी आवश्यक है। यानी प्रसव और बच्चे की देखभाल आर्थिक रूप से तनावपूर्ण है और कई महिलाओं को प्रसव के कुछ हफ्तों के भीतर ही काम पर लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तक अनौपचारिक रोजगार में महिलाओं को मातृत्व लाभ नहीं था। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को कम से कम 6,000 रुपए के नगद हस्तांतरण के लिए वह हकदार थी। हालांकि इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लाभ को पहले जन्म तक सीमित करती है और राशि को घटाकर 5,000 कर दिया गया है। इसी तरह से तमिलनाडु के डॉक्टर मुथु लक्ष्मी मातृत्व लाभ योजना, राजस्थान की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, उड़ीसा की ममता योजना, गुजरात की कस्तूरबा पोषण सहाय योजना और इसी तरह से छत्तीसगढ़ की कौशल्या मातृत्व योजना जैसे राज्य कवरेज अंतर को पाटने का प्रयास करते हैं और स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं। और इनमें से तमिलनाडु में एक विशाल और महत्वाकांक्षी योजना है जो 2 जीवित जन्मों के लिए नगद और वस्तु के रूप में 18,000 रुपए की पेशकश करती है। तो भोजन का अधिकार मांग करता है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी के कम से कम 6 महीने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। और दूसरा जो महिला कार्यबल की क्षमता का दोहन, तो डिजिटल और स्मार्टफोन प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर अपनाने, बीमारों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए व्यक्तिगत देखभाल की बढ़ती आवश्यकता ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी लचीलापन और फ्रीलांसिंग जॉब प्रदान करती है। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने में लगे लोग हमेशा अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रहे हैं। महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में यह लोग रहे हैं। तो इस सेगमेंट में महिलाओं का बड़ा हिस्सा है और कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है और इस प्रकार अधिक रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। तो महिलाओं को इन नए श्रम बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें दृष्टिकोण में बदलाव के साथ साथ ठोस प्रावधानों और लक्षित रणनीतियों की आवश्यकता है। उसके लिए महत्वपूर्ण है उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच। भारत को अपनी महिला श्रम शक्ति की क्षमता को लाभ उठाने में यह मदद करने वाले 3 महत्वपूर्ण संबल हो सकते हैं। तो यह 3 बड़े संबल हैं जो मदद कर सकते हैं। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, तो भारत में कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी 2005 में 32% थी और यह गिरकर 2019 में 21% हो गई है। सोचिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, यहां पर गिरावट देखी जा रही है। और भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी जिसे FLFP जो दर है ब्रिक्स देशों यानी BRICS यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में सबसे कम भारत में है और दक्षिण एशिया में इसके पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कुछ कम है। जबकि भारत में असीम संभावनाएं हैं। भारत में सबसे युवा आबादी है महिलाओं की। 2020 में भारत में औसत जो युवा आबादी कह सकते हैं 29 वर्ष है। महिलाएं और लड़कियां भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हालांकि घरेलू और बृहद दोनों स्तरों पर आर्थिक और सामाजिक कारकों के कारण नियोजित रहने या कभी कभी रोजगार लेने में उनकी अक्षमता श्रम बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती रही है। तो हमें चीन, सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस बात के उदाहरण हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे तेजी से आर्थिक विकास वो लोग हासिल किए और इसके लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का उन लोगों ने लाभ उठाया। तो ऐसे में हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और भी संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं और भी बहुत सारे क्षेत्रों में पोटेंशियल है। संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुमानों के अनुसार महिला सभी स्वास्थ्य कर्मियों
और 80% से अधिक नर्सों दाइयों का एक महत्वपूर्ण अनुपात बनाती हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में महिलाएं भी कार्यबल का एक महत्वपूर्ण अनुपात बनाती हैं। तो आईएलओ रिपोर्ट ऑन केयर वर्क एंड केयर जॉब्स फॉर द फ्यूचर ऑफ डिसेंट वर्क एशिया एंड द पैसिफिक में प्रमुख निष्कर्ष ने संकेत दिया है कि केयर इकोनॉमी में बढ़ते निवेश में 2030 तक भारत 69 मिलियन नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। तो गिग इकोनॉमी में ऐसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो परिवहन, खुदरा, व्यक्तिगत, घरेलू देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवीन समाधान प्रदान करते हैं। भारत गिग और प्लेटफॉर्म के काम के लिए सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में उभरा है और गिग इकोनॉमी ने महामारी के दौरान भी लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स शहरी भारत में एक अनिवार्य भूमिका निभा रहे हैं। आईएलओ ग्लोबल सर्वे 2021 में यह बताया गया है कि घर से काम करना या नौकरी में लचीलेपन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके लिए नीतियां और उपाय आवश्यक हैं जिससे कि इनकी कार्यकुशलता को और बढ़ाया जा सके। तो जीएसएमए मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में 41% पुरुषों की तुलना में केवल 25% महिलाओं के पास स्मार्टफोन है। इस अंतर को बंद करना होगा, कम करना होगा। गिग और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने में यह महत्वपूर्ण हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो दूरस्थ कार्य की अनुमति देते हैं, सिद्धांत रूप में किसी भी स्थान पर पुरुषों और महिलाओं के लिए सुलभ है। हालांकि इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुंच एक प्रतिबिंबित कारक हो सकता है। तो भारत में अभी भी महिलाओं की इंटरनेट और स्मार्ट फोन तक पहुंच उतनी नहीं है जितनी कि पुरुषों की है। तो अगर इनकी भी पहुंच हो जाती है तो इनके पास भी ढेर सारे अवसर उपलब्ध होंगे। तो महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच उनके रोजगार परिणामों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। नए और उभरते क्षेत्र में रोजगार के अवसर लेने के लिए महिलाओं को भौतिक संपत्ति और रोजगार योग्य कौशल दोनों हासिल करने में सक्षम बनाना इनके लिए महत्वपूर्ण है। और इस तरह सहकारी संघवाद के तहत भारत को अपने FLFP की जो दर है कि क्षमता को लाभ उठाने के लिए कार्रवाई रणनीतियों पर राज्यों के साथ निरंतर संवाद और जुड़ाव की आवश्यकता है। तभी इस खाई को पाटा जा सकता है, तभी महिला सशक्तिकरण को प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तो निष्कर्षतः हम लिख सकते हैं कि हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो लड़कियों के लिए शैक्षिक और वित्तीय योजनाएं बनाएं जो समाज के लिए एक बड़े वर्ग के लिए सुलभ हो सके। इसके अलावा समाज को पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू कार्यों को साझा करने के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे कामकाजी महिलाओं के लिए सकारात्मक परिणाम आ सके। अतः महिला सशक्तिकरण का एकमात्र समाधान क्या है? शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर। सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत डाल सकते हैं, क्या अधिक मानवीय समाज संभव है? तो जब कोई सामाजिक परिवर्तन पर साहित्य को देखता है तो ऐसा लगता है कि दो प्रतिमान सामाजिक विज्ञानों पर हावी हो गए हैं। यानी सामाजिक प्रक्रिया में असमान पदों से उत्पन्न अधिशेष की गतिशीलता के साथ मार्क्सवादी पूर्व व्यवसाय और चार्ल्स डार्विन तथा ग्रेगर मेंडल के विकास पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष। यानी सामाजिक प्रक्रिया में असमान पदों से यानी अधिशेष। अब यहां पर देखिए कई ऐसे पद आ रहे हैं, ये समाजशास्त्रीय अप्रोच है, इसमें आपको निभाना पड़ेगा। चूंकि यह जो लेखिका हैं एक समाजशास्त्री हैं, खासकर मन और मस्तिष्क शरीर रचना विज्ञान के बारे में इस लेख में चर्चा कर रही हैं। तो इसमें जो है जीव विज्ञानी हैं विनोद नायर के साथ उन्होंने जो डिस्कशन किया है उसी का यह पार्ट है। तो इसमें एक बात की जा रही है अधिशेष। यहां पर देखिए अधिशेष का मूल्य यानी अधिशेष मूल्य की अवधारणा किसकी थी? मार्क्स की। तो अब इसको वर्तमान से जोड़ने की जरूरत है। तो यह अधिशेष मूल्य की धारणा जिसकी शुरुआत पूंजीपत द्वारा मजदूरी से अर्जित अधिशेष के रूप में की गई थी, अब यह भूमि उपयोग परिवर्तन, प्रौद्योगिकी यानी वर्तमान दृष्टिकोण में देखा जाए अर्थशास्त्र, राजनीति, भू राजनीति, व्यापार के हथियारकरण, डेरिवेटिव आदि के लिए यह सामान्यीकृत किया गया है। तो जहां तक विकास के सिद्धांत यानी डार्विन का सिद्धांत
तो अनुकूली क्षमता का चयनात्मक प्रभाव अनुशासन फोकस के साथ साथ अंतर विषयक फोकस और अनुसंधान के लिए समस्याओं की पसंद के आधार पर इसके कई प्रकार हो सकते हैं। तो टैलकॉट पार्सन्स के कार्य सिद्धांत, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन को मैक्रो और सूक्ष्म कारकों के संरचनात्मक और स्वैच्छिक पहलुओं के साथ एकीकृत करने के लिए कार्य सिद्धांत की स्थापना की थी। और जॉर्ज मीड ने समाजीकरण का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसमें मैं, मुझे और स्व का विशेष महत्व है। तो मीड के अनुसार स्व यानी आत्म न तो कोई वैज्ञानिक सावयव है और न ही एक यह प्राणी शास्त्रीय इकाई है, बल्कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। और इस सामाजिक प्रक्रिया की उत्पत्ति सामाजिक अनुभवों और सामाजिक गतिविधियों से होती है। तो सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संचार और सामूहिक प्रक्रियाएं ही आत्म को शुरू करती हैं, जिसमें मनुष्य अपने सभी अनुभवों को संचय करता है। और इस तरह एक व्यक्ति आत्म या स्व की अवधारणा का निर्माण महत्वपूर्ण अन्य के साथ अंतःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान करता है। तो आत्म का उद्गम, विकास दूसरों की भूमिका ग्रहण करने की क्षमता पर आश्रित होता है। यानी मीड के अनुसार आत्म या स्व के विकास के 3 स्तर होते हैं। यानी अनुकरणात्मक स्तर, जिनका हम अनुकरण करते हैं, एक होता है खेल स्तर, क्रीड़ा स्तर। यानी अनुकरणात्मक स्तर में मनुष्य के बचपन से इसका आरंभ होता है, जिसमें बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य लोगों के संपर्क में आता है और उनके व्यवहार का अनुकरण करता है। और खेल स्तर में मनुष्य उन भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है जो उसकी स्वयं की नहीं है, जैसे कि वो माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, डॉक्टर आदि की भूमिका निभाता है। और क्रीड़ा स्तर वाली अवस्था में मनुष्य में आत्म का विकास होता है और वह सामान्यकृत अन्य की भूमिका को ग्रहण करता है। तो इस तरह से इस अवस्था में वह किसी एक व्यक्ति की मनोवृत्ति को ही नहीं, बल्कि अनेक लोगों की मनोवृत्तियों को, जो सामाजिक समूहों को सम्मिलित होती है, एक साथ एक ही समय में धारण कर लेता है। तो इसी तरह से ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अपने शोध के आधार पर प्रोफेसर लुत्ज जेंके और उनके समूहों ने पाया कि जीवन के अनुभव मस्तिष्क की शारीरिक रचना को बदल देते हैं और आनुवंशिक कारकों और जीवन के अनुभव के संयोजन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय मस्तिष्क शरीर रचना विज्ञान होता है। तो जेंके ने यही कहा है कि यह नवीनतम खोज यही बताती है कि आनुवंशिक और गैर आनुवंशिक प्रभावों का संयोजन न केवल मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, बल्कि इसकी शारीरिक रचना को भी प्रभावित करता है। और उन्होंने अपने अध्ययन में लगभग 200 स्वस्थ वृद्धों लोगों को शामिल किया, जो कि 2 साल की अवधि में 3 बार एमआरआई मस्तिष्क स्कैन करते हैं। और शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क शरीर रचना के 450 से अधिक विशेषताओं का आकलन किया, जिसमें मस्तिष्क की कुल मात्रा, ग्रे और सफेद पदार्थ की मात्रा और प्रांतस्थता की मोटाई शामिल है। तो मस्तिष्क के शरीर रचना विज्ञान को प्रभावित करने के लिए अनुभव कैसा लगता है, इसका एक उदाहरण के रूप में जेंके ने बताया कि किसी पेशेवर संगीतकारों, गोल्फरों या शतरंज के खिलाड़ियों के मस्तिष्क के क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषताएं थी, जो वे अपने विशेष कौशल के लिए भरोसा करते थे। हालांकि अल्पकालिक अनुभव भी मस्तिष्क को आकार देने के लिए लग रहे थे। तो उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ को अभी भी 2 सप्ताह के लिए रखा गया था, तो उस हाथ को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों में मस्तिष्क के प्रांतस्थता की मोटाई में कमी थी। तो शोधकर्ताओं ने यही कहा कि हम संदेह कर सकते हैं कि मस्तिष्क पर प्रभाव रखने वाले अनुभव आनुवंशिक मेकअप के साथ बातचीत करते हैं। इसलिए वर्षों से हर व्यक्ति पूरी तरह से व्यक्तिगत मस्तिष्क रचना विज्ञान विकसित करता है। ऐसा जो है यह ज्यूरिख विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लुत्ज जेंके साहब ने समझाया। तो इस तरह से पर्यावरण और भौतिक संसार का अवलोकन भी एक मानसिक घटना है। सूर्य और तारे, पेड़ों की शाखाओं में छाया और अंधेरा, स्थापत्य परिदृश्य और अब तो इंद्रधनुष से केवल भगवा रंग में परिवर्तन,
जो भारत की मानसिकता को बदल रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानवता को यह तय करना है कि निरंतर पूंजीकरण से उत्पन्न अधिशेष और मस्तिष्क शरीर रचना में अंतर्निहित पिछले अनुभवों के आघात के विकासवादी इतिहास के साथ क्या करना है जो व्यक्तियों को बोझ लगता है। तो अधिक मानवीय सभ्यता के लिए समुदायों और समाज की अनुकूली क्षमताएं अधिशेष सीढ़ी पर जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करने और स्मृति न्यूरॉन्स के से दर्द की विकृति मिटाने की आवश्यकता से बाधित है। दरअसल यह दोनों ही प्रयास कठिन हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 12 पे है, इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है और आपूर्ति ठप होने की आशंका से तेल और कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं और इस तरह से सोमवार को बढ़ गई यह कमोडिटी कीमतें, क्योंकि औद्योगिक खरीदार और व्यापारियों ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण आपूर्ति में व्यवधान से प्रभावित कच्चे माल के स्रोत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निकेल 30% जो है बढ़ गया, प्लेटिनम का भी बढ़ गया, सोना $2000 प्रति औंस पर पहुंच गया है, जबकि तेल और गेहूं 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो इस तरह से कच्चे तेल में उछाल का लगभग सभी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, यानी एल्युमिनियम और कॉपर भी इस समय रिकॉर्ड कह सकते हैं ऊंचाई पर है। जिंक 15 सालों के उच्चतम स्तर पर है। कुल मिलाकर कमोडिटी मार्केट में भारी तेजी है और कह सकते हैं कमोडिटी मार्केट जो है इस समय तेजी पर है और रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले के कारण इस मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा और कमोडिटी महंगा होने के कारण सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री की ही हालत खराब होती जा रही है। पेंट इंडस्ट्री के कच्चे माल पर होने वाले खर्च में क्रूड का हिस्सा 60% तक का है। पेंट इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल डेरिवेटिव जैसे मोनोमर्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री में कच्चे तेल का योगदान 30% का है। इसके अलावा कोयला महंगा होने के कारण भी इस इंडस्ट्री पर असर हुआ है। तो कृषि रिसर्च का यही मानना है इस साल पावर और फ्यूल कॉस्ट में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी संभव है और सीमेंट के लिए कच्चा माल महंगा हो रहा है। टोटल कॉस्ट में कच्चे माल का योगदान 15 से 17% तक होता है। एग्रो कमोडिटी भी महंगा हो गया है। एविएशन सेक्टर का 35% खर्च फ्यूल पर होता है। तो महंगे तेल से एविएशन सेक्टर पर भी सबसे बुरा असर हुआ है और इस सेक्टर का 35% खर्च केवल फ्यूल पर होता है। तो यूक्रेन क्राइसिस के कारण एग्री कमोडिटी महंगा हो गया है और कच्चे माल की कीमतों ने तेज उछाल ने देश में आर्थिक विकास पर चिंता जताई है, जो अभी भी कोविड महामारी से उबर रहे हैं। तो खासकर यह विकासशील देशों के लिए काफी समस्या उत्पन्न हो सकती है। खासकर भारत की अर्थव्यवस्था और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक संकट आ सकता है। पूरी विश्व अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। तो जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने कहा कि इस साल तेल $185 तक चला जाएगा, जबकि मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप इंक ने विश्लेषकों ने कहा है कि $180 तक बढ़ सकता है। इसी तरह से कैटेलिटिक कन्वर्टर्स में इस्तेमाल होने वाली धातु की कमी के डर से पैलेडियम, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, बढ़कर $3440 प्रति औंस के सार्वकालिक शिखर पर पहुंच गया है, क्योंकि रूस वैश्विक उत्पादन का 40% हिस्सा रूस के पास है। और इस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार, तो कच्चे माल का भाव बढ़ने और तेल महंगा होने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर होगा। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो चीन का फॉरेन रिजर्व $3.22 ट्रिलियन, जापान का $1.38 ट्रिलियन, स्विट्जरलैंड का $1.03 ट्रिलियन और रूस का $630 बिलियन और इस सप्ताह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $632 बिलियन पर बंद हुआ है। तो इस तरह से यह सब प्रभावित होंगे अगर यह युद्ध नहीं रुकता है तो। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। हमारे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के आसपास मौजूद चुनौतियों और अवसर का परीक्षण कीजिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी चर्चा करते हुए आपको बताना है कि भारत की महिला अनौपचारिक कार्यबल के लिए लैंगिक समानता अभी भी दूर की कौड़ी है और भारत का कार्यबल महिलाओं की भागीदारी की चिंताजनक वापसी से
जूझ रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा आंकड़ों को आपको देते हुए फिर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के जो मौजूद चुनौतियां हैं और अवसरों को भी बताना है, जैसे गिग इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी की बात किया, उन सब को आपको जिक्र करते हुए अंत में यही कहना है कि महिला सशक्तिकरण एकमात्र समाधान शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ही है। अब बढ़ते हैं सील्ड कवर न्याय शास्त्र क्या है, इस न्यायिक प्रथा के औचित्य और आलोचना का परीक्षण कीजिए। तो इसको केरल उच्च न्यायालय के संदर्भ को लेते हुए सील्ड कवर का न्याय शास्त्र एक भयावह प्रवृत्ति है, क्योंकि इसी का एक एग्जाम्पल ये प्रेस कर रहा है। फिर साथ में सील्ड कवर न्याय शास्त्र क्या है, इसके कुछ उदाहरणों को देते हुए कि अतीत में कब कब इसने प्रयोग किया, फिर इसकी क्यों आलोचना होती है और अदालत इसके पक्ष में क्या कहती है, इन सब बातों को लिखते हुए अंत में निष्कर्ष पे आपको पहुंचना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।